तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, आइंस्टाइन की प्रकाश वैद्युत समीकरण थी, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने एक ग्राफ बनवाया था निरोधी विभव और आवृत्ति के बीच। तो ग्राफ जो हमारा कुछ इस तरीके से बन करके आया था। इधर हमने मान ली थी आवृत्ति और इधर हमने मान ली थी निरोधी विभव। और बताया था कि हमेशा जो आवृत्ति होती है वो एक निश्चित मान से शुरू होती है और उस आवृत्ति को हम लोग कह रहे थे देहली आवृत्ति, न्यू नॉट से दिखा रहे थे। तो जैसे जैसे आप आवृत्ति बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण आपको ऊर्जा भी, आपकी जो निरोधी विभव है आपको वो भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ग्राफ उसका कुछ इस तरीके से जाता था। अब इसी ग्राफ को हम लोग आइंस्टाइन की समीकरण से बना करके देखेंगे। हमारी आइंस्टाइन की समीकरण कहती है जो गिरने वाले पार्टिकल हैं, जो गिरने वाले फोटॉन है, उनकी कुल ऊर्जा का भाग, एक भाग ले जाता है हमारा वर्क फंक्शन और एक भाग उसका ले जाता है काइनेटिक एनर्जी अधिकतम वाली। और हमें ग्राफ बनाना है वी नॉट यानी जो हमारा निरोधी विभव है और बनाना है आवृत्ति के मध्य। तो हमें ऐसे टर्म को निकालना होगा जिनके अंदर पाई जाती हो निरोधी विभव। तो काइनेटिक ऊर्जा बराबर होती थी ईवी नॉट। काइनेटिक ऊर्जा को हम लोग लिख सकते थे ईवी नॉट और फाई नॉट को हम लोग लिख सकते हैं एच न्यू नॉट। और हमारा जो एच न्यू है वो चलता ही रहेगा। तो हम लोग एक तरफ उठा लाए ईवी नॉट को, तो इधर हमने रख लिया ईवी नॉट और इधर हो गया हमारा एच न्यू नॉट, या फिर इसको लिख सकते हैं एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। अब दोनों में हमें एच कॉमन मिल गया, या फिर कॉमन ना करें तो वी नॉट को हम इधर रखें, ई से क्या कर देंगे, पूरे टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यू नॉट अपान में ई, ये हो जाएगा न्यू नॉट अपान में ई। इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर जो है ये हो गया हमारा पूरा का पूरा ग्राफ। अब इसमें हमें ग्राफ बनाना होगा। तो वाई एच पे अगर हमारा ये हो गया, इसको वाई एच मान ले, और वाई एच में अगर हम लोग इसको रखना चाहें, क्या रख सकते हैं हम लोग, mx प्लस में c, ये लिखते हैं हम लोग। अगर जो हमारी सरल रेखा वाली समीकरण है इससे अगर हम लोग तुलना करें तो y अक्ष पे हमारा v नॉट है तो हमने v नॉट ले लिया। यहाँ पर है हमारा mx। ये जो m टर्म है, m होता है भैया रेखा की प्रवणता, और प्रवणता हमेशा फिक्स होती है। तो h अपान ई, h एक होता है प्लांक नियतांक, e है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इन दोनों के मान हमेशा फिक्स रहेंगे, यानी m बराबर हो गया h अपान ई। और m को ही हम लोग कहते हैं प्रवणता, रेखा की प्रवणता, या इसे ही कहा जाता है टेंजेंट, या इसे ही कहते हैं हम लोग रेखा की ढाल या स्लोप। तो जो m का मान होगा यहाँ से, जिसे हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, जो टेन थीटा का मान होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, h अपान ई के। और x अक्ष पे हमने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमने x में ले लिया फ्रीक्वेंसी, और प्लस में ये c जो है, c को हम लोग कहते हैं इंटरसेप्ट। C कहलाता है इंटरसेप्ट, जिसे कहते हैं अंतरक्षेप। तो C का मान आ रहा है यहाँ पर निगेटिव। तो एक बार लिख ले, यहाँ पर m आ रहा है h अपान ई, और जो C बराबर आ रहा है माइनस का h न्यू नॉट अपान में ई। तो माइनस का आ रहा है C, तो इंटरसेप्ट हमारा माइनस में दिखाई पड़ रहा है हमको, यानी यहाँ पर से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, माइनस का h न्यू नॉट अपान में ई। तो ये बात हमने पिछले वाले ग्राफ में प्रूव की हुई थी और इस समीकरण से हमने सिद्ध भी करी। तो चलिए इस ग्राफ को बनाइए और इसको भी लिखिए, फिर आगे अगला ग्राफ देखते हैं काइनेटिक ऊर्जा और आवृत्ति के बीच। तो इस ग्राफ को उतार लीजिए आप लोग। तो अब अगला ग्राफ देखेंगे हम लोग। गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच। तो इसमें क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सारी चीजें, ग्राफ सेम यही रहेगा, बस प्रवणता और इंटरसेप्ट बदल जाएंगे। तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी इधर उठा रहे हैं
तो ये हो जाएगा हमारा एच न्यू माइनस फाई नॉट। अब इसको हम लोग सरल रेखा वाली समीकरण से कंपेयर कर देंगे, y बराबर mx प्लस में c। अच्छा, इधर अब की बार हमने ले ली है गतिज ऊर्जा, तो y में हो गया हमारा गतिज ऊर्जा। यहाँ पर अब की बार पूर्णता m का मान कितना हो जाएगा भैया, h के बराबर। h क्या होता है, प्लांक नियतांक, और x में हमने आवृत्ति ले ली है। जो हमारा इंटरसेप्ट है c, ये हो गया हमारा अब की बार क्या, फाई नॉट, वो भी कहेगा माइनस का फाई नॉट। तो ये c का मान हो गया। तो ग्राफ बिल्कुल वही है, बस हमने यहाँ पर प्रकाश विद्युत समीकरण से सिद्ध करके दिखाया आइंस्टाइन की। बस ये हमारा पूरी तरीके से जो आइंस्टाइन की प्रकाश समीकरण है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोगों का अगला हेडिंग पढ़ना, तो इसको उतार लीजिए। अगली हेडिंग रहेगी हमारी प्रकाश का कणिका स्वभाव या कण स्वभाव। अब इसमें 2-3 चीजें लिखनी है, बस बाकी सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो। तो प्रकाश का कण स्वभाव क्या है, हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि जब भी कोई प्रकाश या विकिरण जब कोई चलती है तो हमेशा वो गति अवस्था में तरंग के रूप में आगे बढ़ती है, और चलने के दौरान इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इन एनर्जी पैकेट को हम लोग कहते हैं फोटोन, और इस फोटोन के अंदर ऊर्जा होती है hν के बराबर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और कहा कि ये तरंग के रूप में चलते हैं। लेकिन जब यही एनर्जी, यही जो प्रकाश है किसी जो है मैटर से, या कह सकते हैं किसी पदार्थ से जब क्रिया करती है या किसी पदार्थ से जब टकराती है, तो ये जो कण है, फोटॉन नाम की पैकेट है, ये इनसे टकरा करके वहां पर क्या उत्पन्न कर देते हैं, एक ग्लो उत्पन्न कर देते हैं, चमक उत्पन्न कर देते हैं। तो कहा जाता है जब कोई विकिरण चलती है तो वो तरंग के रूप में, लेकिन जैसे ही वो विकिरण किसी चीज से टकराती है या किसी पदार्थ से क्रिया करती है तो वो कण के रूप में क्या करती है, स्वभाव करती है। तो दोनों तरंग के एक ही पदार्थ के यानी विकिरण के ही दो नेचर, और विकिरण में मुख्यतः हम लोगों को पढ़ना है इसके अंदर प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश का नेचर तरंग का भी है और प्रकाश का नेचर कण का भी है। इसीलिए कहा जाता है प्रकाश की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। एक तो तरंग वाली प्रकृति हो गई और एक कण वाली। तरंग वाली प्रकृति के लिए हमने पूरे चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और बहुत सारे चैप्टर पढ़े। अब जो कण वाला स्वभाव हमने सिद्ध कर दिया, किसकी वजह से, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण हमने इसको सिद्ध कर लिया। तो ये हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ लक्षण को पढ़ने हैं कि जो हमारा प्रकाश है वो कब जो है तरंगों की तरह बिहेव करेगा, कब कण की तरह बिहेव करेगा। तो कुछ हम लोग जो है इसकी थ्योरी को लिख लेंगे यहाँ पर। तो एक एक करके पहला तो पॉइंट यही हो गया कि तरंग की तरह कब करेगा कार्य, जब वो गति कर रहा होगा। कण की तरह जब कार्य कब करेगा, जब पदार्थ से क्या कर रहा होगा, अंतः क्रिया कर रहा होगा, उससे टकरा रहा होगा। दूसरी बात ये जो फोटॉन होती है इनकी एनर्जी कितनी होती है, हमेशा फिक्स रहती है, hν। और इन फोटॉन की एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी, जो ऊर्जा है केवल और केवल आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है। तीव्रता के बढ़ाने से केवल और केवल फोटॉन की संख्या बढ़ेगी, एनर्जी का मान नहीं बढ़ने वाला। प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी, एनर्जी का मान तभी बढ़ेगा जब आप फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ये बात हो गई कुछ हमारी इसकी। और एक बात और याद रखनी है कि जो फोटॉन होता है, फोटॉन का जो द्रव्यमान है, फोटॉन का जो द्रव्यमान है रेस्ट अवस्था में होता है 0 पे। कभी भी जो है फोटॉन जो है हमेशा फोटॉन की तुलना गति अवस्था में ही करी जाती है। फोटॉन कभी रुका हुआ नहीं माना जाता है। इसका मतलब यह है कि फोटॉन का विरामावस्था में जो द्रव्यमान होता है वो 0 के बराबर होता है। इसके लिए एक सूत्र भी आता है जिसको हम लोग दिखाते हैं, m बराबर m0 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस v²/c²। लेकिन इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बस इतना याद रखना है कि विरामावस्था में फोटॉन का द्रव्यमान 0 के बराबर होता है, यानी कुछ भी द्रव्यमान नहीं होता है। तो यही 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, बस यही प्रकाश का कण वाला स्वभाव हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नया टॉपिक चालू कर देंगे, डी ब्रॉगली।
तो चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको आपको ग्रुप पर लिखा लिखाया मिल जाएगा, लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी डी ब्रोगली की परिकल्पना। डी ब्रोगली की परिकल्पना। अब डी ब्रोगली की परिकल्पना क्या है ये देखिए भाई। इन्होंने कहा कि जब हमारा जो प्रकाश है और प्रकाश के पास फोटॉन होता है, फोटॉन जिस तरीके से जो है चलते हैं, यानी प्रकाश हमारा जो है कार्य कर रहा है एक तरंग की तरह, साथ ही साथ हमारा कार्य कर रहा है एक कण की तरह। ये था प्रकाश या विकिरण के लिए बात थी। लेकिन इसी तरह इन्होंने कहा, वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने, कि यदि मान लीजिए हम कोई एक द्रव्यमान ले लें और उसको चला दें, और उसको चलाने के बाद एक कोई निश्चित चाल से चलाएं, तो क्या वो द्रव्यमान भी किसी तरंग की तरह कार्य करने लगेगा कि नहीं। ये बात इन्होंने सोची कि अगर कोई m मास का द्रव्यमान है, उसको अगर हम चला दें तो चलाने पर क्या वो तरंग की तरह बिहेव करेगा कि नहीं। अगर वो तरंग की तरह बिहेव करता है तो उसकी खुद की कुछ ना कुछ क्या होगी, एक तरंग दैर्घ्य होगी। तो उन्होंने कहा किसी अगर मास को हम द्रव्यमान को अगर हम चला दें किसी वेलोसिटी से, तो क्या तरंग की तरह कार्य करेगी, तरंग की तरह बिहेव करेगा। अगर वो तरंग की तरह बिहेव करता है तो उसके पास क्या होगी, एक तरंग दैर्घ्य होगी। जब इन्होंने प्रयोग किया तो ये बात उन्होंने एकदम सही पाई कि जो तरंग थी वो एकदम बात सही थी कि जो कोई भी द्रव्यमान है अगर इसको किसी चाल से चला दिया जाए तो वो एक तरंग की तरह बिहेव करने लगेगा और उसके पास खुद की क्या होगी, तरंग दैर्घ्य होगी। और इसी तरंग दैर्घ्य को उन्होंने नाम दे दिया डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। इसी तरंग दैर्घ्य को क्या नाम दे दिया, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। अब ये देखना है कि कैसे बताया इन्होंने भाई। तो अब क्या करते हैं, इनका कैसे इन्होंने ये चीज प्रूफ करके दिखाई, अब वो हम लोग सिद्ध करते हैं। कहा कि जैसे मान लीजिए अगर कोई द्रव्यमान है तो उसको इस द्रव्यमान जब ये गति करेगा तो ये आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से इसके पास जो द्रव्यमान के लिए ऊर्जा होगी ये होगी E बराबर mc² के बराबर। फिर दूसरी बात कही कि इसके पास अगर ये कण की तरह बिहेव करेगा तो प्लांक के सिद्धांत से इसके पास ऊर्जा कितनी होगी, इसके पास ऊर्जा होगी E बराबर hν के। ये बात बताई कि अगर जो है ये आइंस्टीन की तरह से बिहेव करेगा द्रव्यमान की तरह तो ऊर्जा होगी इसके पास mc²। अगर प्लांक के सिद्धांत की तरह बिहेव करेगा तो इसके पास ऊर्जा होगी E बराबर hν। तो कहा कि दोनों है तो ऊर्जा ही, तो इसलिए इन्होंने क्या कर दी, दोनों ऊर्जा को बराबर। जब दोनों ऊर्जा को बराबर करी तो mc² बराबर क्या आ जाएगा, hν। और अगर यहाँ से हम न्यू को लिखना चाहें तो न्यू को लिख सकते हैं c/λ। तो यहाँ से एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। हमें तरंगदैर्घ्य का मान निकालना है क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि कोई भी द्रव्यमान के पास तरंग की तरह बिहेव करेगा और जो चीज तरंग की तरह बिहेव करेगा उसके पास खुद की क्या होगी, तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ से तरंगदैर्घ्य का मान जब लैम्डा निकालेंगे तो h/, में क्या आ जाएगा, mc आ जाएगा। ये क्या था भाई, प्रकाश के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी मान लेते हैं किसी कोई द्रव्यमान है, कोई द्रव्यमान यदि v वेग से चले, v वेग से गति करे तो क्या हो जाएगा, हम लोग c बराबर यहाँ पर मान क्या रख देंगे, v। तो यही लैम्डा जो है h/, में क्या हो जाएगा, mv।
और ये बात सभी को पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, p बराबर में mv। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h/p। ऐसा उन्होंने सोचा था कि ये जो तरंग दैर्घ्य होगा किसी भी चीज का, वो क्या हो जाएगा, h/p के बराबर हो जाएगी। और p यहाँ पर क्या है, संवेग। और इसी कहते हैं हम लोग क्या भैया, डी ब्रॉगली की तरंग दैर्घ्य या डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य। और ये बात इन्होंने सोची थी, इसीलिए इसे कहा गया है परिकल्पना। क्या कहा गया है, परिकल्पना। लेकिन बाद में दो वैज्ञानिक आए थे, डेविसन और जर्मन नाम के, उन्होंने ये बात प्रूव भी कर दी, इसीलिए इनके सिद्धांत को क्या मिल गई, मान्यता। अब जो है इस डी ब्रॉगली जो हमारी वेवलेंथ है, इसको आपको क्या करना होगा, लिखना होगा, उतारना होगा। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रखा जाता है।